हेलो दोस्तों, सीडीपी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो तीसरा पार्ट है वो लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग इसको अच्छे से हल करें। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ऑप्शन 1 है जन्म पूर्व अवधि, 2 है प्रारंभिक बाल व्यवस्था, 3 है मध्य बाल व्यवस्था और 4 है किशोर अवस्था। तो आप लोग फटाफट से जवाब दें। 1 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाषा अर्जन एवं विकास के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही अवधि है दोस्तों वो है प्रारंभिक बाल व्यवस्था। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेन कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। ऑप्शन ए है प्रसूपित अवस्था, 2 है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग जवाब दें। इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो कोहलबर्ग से रिलेटेड है, नैतिक विकास से रिलेटेड कोहलबर्ग के। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, समाज से रिलेटेड इसका ऑप्शन है। तो दोस्तों, हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन 1 है जेंडर पक्षपात, 2 है जेंडर पहचान, 3 है जेंडर संबंधता और 4 है जेंडर समरूपता। दोस्तों, अपने तौर पर ये जवाब दें। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है जो जेंडर से रिलेटेड है, जो एक टीचर जो है सिर्फ लड़कों पर ध्यान देते हैं, लड़कियों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो जेंडर पक्षपात है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ऑप्शन हमारे सामने है। ए है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, 2 है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं की महत्व देना, 3 है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, 4 है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो जेंडर रूढ़िवादिता से रिलेटेड है। इसका सही जवाब है वो ए है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा परिभाषा। इससे क्या होगा, जब परिभाषा होगी तो इससे जेंडर रूढ़िवादिता ख़त्म होगा। और NCF 2005 में भी इसी चीज़ को ख़त्म करने की बात की गई है। हम आगे चलते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ऑप्शन 1 है जॉन बी वाटसन, 2 है लेव वाइगोत्स्की, 3 है जीन पियाजे और 4 है लॉरेन कोहलबर्ग। तो दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो उस मनोवैज्ञानिक के बारे में है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। तो दोस्तों, आप लोग गौर करें इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों, कभी भी इस तरह का पेडागोगी में क्वेश्चन आए और कोई वाइगोत्स्की से का तज़किरा हो और समाज से रिलेटेड हो तो दोस्तों आप वाइगोत्स्की को ओके कर दें। तो दोस्तों, हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है 2 वाइगोत्स्की। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। दोस्तों, एक बच्ची है जो 5
वर्ष की है और वो अपने आप से बात कर रही है कोई पहेली को सुलझाते हुए कि ये चीज़ कहाँ है, ये इसका टुकड़ा कहाँ है, इस तरह से बात कर रही है। तो स्वयं से जो बात कर रही है तो वाइगोत्स्की से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि किस तरह संबोधित करते हैं इस प्रकार की वार्ता मतलब गुफ्तगू। तो दोस्तों आप लोग जवाब दें, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब है 1, व्यक्तिगत वार्ता। हम आगे चलते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मतलब एक तो इशारे देना बच्चों को, उसी तरह से अगर ज़रूरत पड़े तो उसको मदद भी करना, उसकी हेल्प करना, ये किस प्रकार का उदाहरण है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे सामने ए है प्रबलन, 2 है अनुबंधन, 3 है मॉडलिंग, 4 है पार ढांचा। तो दोस्तों आप लोग अपने तौर पर जवाब दें, 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है 4 के सामने है। हाँ, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन 1 है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साधात्मक विचार, 2 है संरक्षण कक्षा समावेशन, 3 है आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व और 4 है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर दीजिए। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो पियाजे के द्वारा पियाजे से रिलेटेड है, जो मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था है उसकी विशेषता के विशेषित करता है, इसके बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है वो है संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन 2। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 2 है। दोस्तों इसका जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो पियाजे का जो स्टेज है 4, उसमें तीसरे नंबर स्टेज पे आता है, जो 7 से 12 साल तक का अवस्था है। आगे चलते हैं दोस्तों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। 1 है स्कीमा, 2 है अवलोकन अधिगम, 3 है अनुबंधन, 4 है प्रबलन। आप लोग जल्दी से जवाब दें दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो स्कीमा है, ये कीवर्ड है, इसको आप याद कर लें। आगे चलते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, 2 है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भरनीतियों को समझना, 3 है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, 4 है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो दोस्तों हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आपके सामने, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आगे चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ऑप्शन ए है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, 2 है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन 3 है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकीय विशेषक है, 4 है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है वो आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो बुद्धि से रिलेटेड है। तो बुद्धि से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चंस आए दोस्तों और उसमें बहुबुद्धि का अगर जिक्र हो तो आप उसको फ़ौरन लगा दें। तो दोस्तों इसमें 4 नंबर क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है वो सही है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। दोस्तों आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। 1 है सृजनात्मक विचार, 2 है अभिसारिक विचार, 3 है
अनम्य विचार, और 4 है आत्मकेंद्रित विचार। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? आप लोग फटाफट से जवाब दें। दोस्तों हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब है वो सृजनात्मक विचार से रिलेटेड है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंध विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। 2 है इस स्थिति को जैसे है वैसी स्वीकार कर लेना चाहिए। 3 है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। और 4 है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके सामने, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें, क्या सही जवाब हो सकता है? तो दोस्तों हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो दोस्तों कभी बच्चे को दोषी नहीं ठहराना है, जैसा कि हम पेडागोगी में जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन 4 है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके ढूंढने चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। आगे चलते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, ऑप्शन ए है तैयार नहीं करना चाहिए। 2 है कभी कभी तैयार करना चाहिए। 3 है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। और 4 है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो समावेशी कक्षा से रिलेटेड है कि शिक्षक को खास शैक्षिक योजना तैयार करना चाहिए यानी इससे रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन जो 14 नंबर दोस्तों आप लोगों के सामने, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 3 है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। दोस्तों हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो है पठन विफल ये बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है न्यून अवधान विकार। 2 है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धार प्रवाहिता। 3 है धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। और 4 है एक ही गतिविधि कार्य को बार बार दोहराना। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन आपके सामने, आप अपने तौर पर जवाब दें, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? दोस्तों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 3 है, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए।